मैं भी इंडस्ट्री में आया था तो बहुत सारे जहाँ जाते थे, हाँ तेरे को देंगे काम, पर काम कोई नहीं देता था। यहाँ सिर्फ गोलियाँ देते थे लोग। हमने दुनिया की हर चीज़ की थी। हमने कभी ये नहीं देखा था कि अगर बॉस के लिए चाय भी बना के देनी तो बनाई है, क्यों कभी ये नहीं सोचा कि वो तो स्पॉट बॉय का काम है। मैं एक ही आदमी, एक ही डायरेक्टर है जिनको फॉलो करता हूँ लाइफ में शुरू से, यानी आज से, बचपन से उसी आदमी का ही, वो यश चोपड़ा साहब। लोग खड़ा भी नहीं करते थे उस समय। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मतलब बनना बहुत मुश्किल काम था। आप इंडस्ट्री में आते हो तो रिजेक्शन आप माइंड मेकअप करके आओ कि रिजेक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा, यहाँ ईगो को दुनिया की उस खड्डे में फेंक के आना है। ईगो यहाँ नहीं चलेगी, आप दुनिया के कोई भी आदमी हो। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है द मिराज करके, हम लोग बना रहे हैं। सस्पेंस इमोशनल थ्रिलर, बहुत सारे ट्रैक्स हैं इसमें, मतलब एक कहानी को जोड़ते हुए। इसकी शूटिंग कुछ बैलेंस है, आफ्टर दिवाली विल शूट। वो बहुत एंटरटेन करेगी पब्लिक को, गारंटी है इस चीज़ की। मतलब उसमें 50-55 एक्टर्स हैं। ओके। और सब गुड एक्टर्स और नॉन फेसेस। तो वो बड़ी शिद्दत से बनाई है और हर आदमी ने, हर एक्टर ने, हर टेक्नीशियन ने बड़ी शिद्दत से काम किया। उसके राइटर हैं मिस्टर विनीत ओमशिवपुरी साहब के बेटे। तो उन्होंने बहुत कमाल लिखा भी है, तो वो एंटरटेन करेगी आपको, आई एम श्योर 100%। जो कहानी कल तुमने खत्म की थी, उसको नया अंजाम मैं दूंगी। क्या रहेगा सर प्लॉट, थोड़ा कुछ रिवील कर सकते हैं हमारे लिए? बेसिकली कहानी लड़की की है, उसके साथ कुछ चीज़ें होती हैं, फिर वो उसके दोस्त कैसे उसका हेल्प करते हैं, फिर और बहुत सारे उसमें ट्रैक्स हैं, फिर वो ट्रैक सारे कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं, तो क्या क्या करते हैं, तो अभी वो रिवील नहीं कर सकते। सुपर एंटरटेनिंग। या सर, आप जब एक कहानी लिखते हो, जब एक प्लॉट सोचते हो, तो आपका जॉनर क्या होता है कि हाउ इट शुड बी फैमिली, एंटरटेनर, थ्रिलर? ऐसा बोला जाता है कि ऐसा जॉनर होना चाहिए डायरेक्टर का या राइटर का। मैं एक ही आदमी, एक ही डायरेक्टर जिनको फॉलो करता हूँ लाइफ में शुरू से, यानी आज से, बचपन से उसी आदमी का ही, वो यश चोपड़ा साहब। तो इसलिए मैंने जो जॉनर उनके थे ना, वो सारे फिट किए हैं अपनी लाइफ में। वो सस्पेंस थ्रिलर भी बनाते थे, वो लव स्टोरी भी बनाते थे, इमोशंस भी बनाते थे, वो दोस्ती के ऊपर भी चीज़ें बनाते थे। तो मैंने अब तक जितने शोज़ भी किए हैं, अगर थ्रिलर किया तो थ्रिलर भी पैशन से किया, या इमोशंस कुछ किए हैं तो वो भी इमोशन, लव स्टोरी, मतलब ऐसा बहुत सारे एक्टर बोलते हैं कि सर इतना काम किया, लेकिन जो रोमांटिक सीन आपके साथ करने में मज़ा आता है किसी और के साथ नहीं आता। कॉमेडी बहुत की है। कॉमेडी मतलब आज लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपने लोगों के चेहरे पे हंसी ला दी ना अपनी चीज़ दिखा के, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक फ़िल्म का वर्कआउट चल रहा है मिस्टर सुनील शेट्टी साहब के साथ, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी कैसे कब वर्कआउट होगा तो वो देखते हैं। तो उन्होंने सेटअप कुछ बना रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म है, इट्स कॉमेडी फिल्म, इट्स बिग बजट फिल्म। उसमें काफ़ी बड़े एक्टर्स, शायद सनी देओल साहब से बात की है, संजय दत्त साहब से बात की है। तो देखते हैं वो कैसे वर्कआउट होता है। मल्टी स्टार कास्ट है, बहुत कम आजकल हमें देखने मिलता है मल्टी स्टार। करेक्ट। नहीं तो सिर्फ एक हीरो की पिक्चर लगी, उसके साथ में दूसरे की लगी, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है किसको देखना है। लेकिन जब मल्टी स्टार कास्ट लगती है तो इट इज अ लाइक ट्रीट फॉर ऑडियंस। यस, इट इज़ अ ट्रीट फॉर एवरीबॉडी। इट इज़ ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस तरह की कॉमेडी फिल्म हिंदुस्तान में अब तक नहीं आई है। ये मैं श्योर लिख के देता हूँ। मतलब आपको पूरी फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको हंसी नहीं आएगी। वो पूरी फिल्म, जैसे बहुत सारी कॉमेडी फिल्में हैं जिसमें फिल्म में 4 कॉमेडी सीन हुए, फिर एंड में 4 हुए तो ख़त्म हो जाती है। यहाँ अगर 60 सीन है तो 60 के 60 सीन कॉमेडी। ओके, तो ऐसा है। सुपर सर, जो द मिराज जो वेब सीरीज़ है वो कब तक रिलीज़ होगी? इसी कुछ दिन की शूटिंग बैलेंस है अभी। आई थिंक आफ्टर दिवाली विल शूट, और उसके बाद मेरे अंदाजे से
फेब या मार्च तक हम Feb, रिलीज़ March कर रहे तक हैं। on- तो हाँ ऑन on the फ्लोर आ books, जाएगी। और yes. कौन से चैनल पे विल लेट यू यस नो। श्योर श्योर। आप हरियाणा से आते हो, जी बिल्कुल। एक लड़का हरियाणा से विथ ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ फिल्म मेकर इन मुंबई, जिसका फैमिली बैकग्राउंड कोई नहीं है फिल्म में। करेक्ट। आपकी बैक स्टोरी बताइए सर। मैं 1994 में बॉम्बे आया था और कॉलेज टाइम में बहुत सारे प्लेज किए थे, डायरेक्ट भी किए थे, एक्टिंग भी की थी। तो एक वो कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा लग चुका था वो कॉलेज टाइम पे ही। और करते करते कॉलेज कंप्लीट किया, बीकॉम मैंने कंप्लीट की। उसके बाद मेरे कज़न हैं, उनकी फैक्ट्री में 2-4-6 महीने एज ए मैनेजर काम किया। तो उसके बाद कभी दिल लगा नहीं उन सब चीज़ों में। तो वन फाइन डे पेरेंट्स को बोला कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ। और ये तब बोला जब मैंने अपनी एक टिकट बुक करवा ली थी बॉम्बे की। उसके बाद मैंने कि परसों मैं जा रहा हूँ। तो मेरे पेरेंट्स से, बेटे इकलौता बेटा है, कहाँ जाएगा, मैं जाना है। हालांकि बॉम्बे में मेरे कज़न रहते थे। तो मेरे माँ बाप मतलब जो भी रोना धोना वो इमोशंस चले, वो सारी चीज़ें ज़िंदगी की। और 2 जनवरी को 1994 को मैं बॉम्बे आ गया। कज़न को फ़ोन किया, उसने कहा तो यहाँ कहाँ आ गया तू? तो मैंने कहा कि आ गया बस मैं। बोले घर आ। तो मेरे साथ और भी 1-2 लोग आए थे, तो आ गए। तो कज़न ने फ्लैट हमें दे दिया रहने के लिए। स्ट्रगल शुरू किया, यहाँ पे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। यहाँ सिर्फ गोलियाँ देते थे लोग, मतलब जिससे मिलने जाओ, हाँ काम देते हैं आपको, क्या टेंशन है। करते 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 2-4-6 महीने गुजर गए। तो समझ आ गया कि ऐसे तो काम नहीं मिलेगा। फिर मेरे कज़न ने महेश भट्ट साहब को मिलवाया। तो उनकी एक फ़िल्म चल रही थी चाहत, तो उसमें गया मैं असिस्ट करने कुछ दिन। तो वहाँ मेरे से ऊपर 25 असिस्टेंट थे। तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं होने वाला। तो आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। फिर मेरे कज़न ने रवि राय साहब को मिलवाया। रवि राय साहब उस समय टेलीविज़न इंडस्ट्री के किंग ऑफ द टेलीविज़न उनको बोलते थे, बड़े डायरेक्टर थे। तो वहाँ भी 14 लोग थे मेरे से ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, पर वहाँ पैशन कर लिया था कि बनना ही है, करना ही है। तो काम करना शुरू किया। पहले 6 महीने तो मतलब सैलरी भी नहीं कुछ भी मिला था, पर चल रहा था, पैशन था, चीज़ें थी। मतलब वहाँ 30 के 30 दिन शूटिंग होती थी। तो सुबह 7 बजे घर से निकलता था, शूटिंग पे जाके सारी तैयारी वारी सब कुछ करते थे। रात को पैकअप होता था 9:30-10 बजे के बाद। उसके बाद ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाके नेक्स्ट डे की तैयारी करते थे। पूरे स्क्रिप्ट, उस समय ज़ेरोक्स के भी पैसे नहीं होते थे, ज़ेरोक्स भी खुद ही कार्बन लगा लगा के लिखते होते थे उस ज़माने में। तो वो लिख के 12-1-2 बजे घर पहुंचते थे। उसके बाद 2-3 घंटे सोए। फिर ये रूटीन था लाइफ का। असिस्ट किया 3-4 साल। फिर 1999 में मैंने कहा कि मैं अभी इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ। तो हमारे बॉस ने बोला, बेटे यहाँ नहीं काम मिलता, बाहर बहुत मुश्किल है काम करना। और मैंने कहा जी ढूंढूंगा। जब इंडस्ट्री में आए हैं तो ज़ीरो से पहले भी शुरू किया था, दोबारा ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो काम करना शुरू किया बाहर इंडिपेंडेंट। लोग खड़ा भी नहीं करते थे उस समय, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मतलब बनना बहुत बहुत मुश्किल काम था। फिर मेरे एक फ्रेंड हैं मिस्टर राजन शाही, अभी वो प्रोड्यूसर हैं बहुत बड़े। उनका शो चलता है रिश्ता क्या कहलाता है, विदाई, अनुपमा, काफ़ी शो। तो उन्होंने बोला कि साथ में मिलकर काम करें एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो हम साथ रहते होते थे घर में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने चीज़ें शुरू की, फिर काम किया, काम मिलना शुरू हुआ। फिर एक शो आता था दिल है कि मानता नहीं, सोनी टीवी पे, 2001 या 2000 की बात है। तो वो पहला शो डायरेक्ट किया। तो बहुत बड़ा शो था उस समय का, मतलब सुपर हिट शो था। तो वो किया। उसके बाद 2002 में मैंने एक फ़िल्म साइन की संवेदना करके। इट वाज ऑन बाइसेक्सुअलिटी। और उसके बाद उसका बहुत बड़ी लॉन्चिंग हुई थी। आयशा जुल्का थी, नकुल वैद, ओमपुरी साहब थे, मनोज वाजपेयी साहब थे। तो वो लॉन्चिंग में उसका प्रोड्यूसर भाग गया वापस ही नहीं आया। इट हैपन्स इन इंडस्ट्री। तो उसका शादी मेरी हो गई थी। तो बीवी ने कहा कि कब तक फिल्मों का वेट करोगे, घर भी चलाने हैं। तो
देन आई जॉइन बालाजी। बालाजी के सारे शो डायरेक्ट किए, मतलब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की, कुसुम, सब डायरेक्ट किए। फिर कुछ साल वो किया, फिर बाहर शोज मिल गए। फिर एक सारथी करके एक शो था स्टार प्लस पे उस समय 2004-5 में, वो भी बहुत हिट शो रहा, वो डायरेक्ट किया। फिर कहता है दिल, फिर बहुत सारे शो। फिर टेलीविज़न में तो मतलब लंबी लाइन थी डायरेक्ट करने की, वो सब चलता रहा। फिर पैशन हमेशा से फिल्म्स का था, हमेशा से, मतलब जब बॉम्बे में आए थे तभी भी और टिल टुडे आज भी पैशन बॉम्बे में वही है। सिनेमा बोलते हैं हम, माँ बोलते हैं सिनेमा को, मतलब हमारी माँ है, सब कुछ यही है। और यही पैशन ही चलता है, और सिर्फ पैशन के लिए है। मनी मेकिंग तो हम घर पे माँ बाप खुलवा देते थे, कोई बिजनेस तो खोल लेते थे, यहाँ पैशन चलता है, तो पैशन के लिए बम्बई में। तो ये चीज़ें शुरू हुई। फिर OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए। फिर एक उल्लू करके एक OTT चैनल है, उसके लिए एक शो डायरेक्ट किया था विभू अग्रवाल साहब का, इट्स कॉल्ड मोना होम डिलीवरी। मतलब उसमें काफ़ी बड़े एक्टर थे, नॉन पर्सनैलिटी थे, राजपाल यादव, विजय राज, मुकेश तिवारी, काफ़ी बड़े, गणेश आचार्य, राजेश शर्मा, तो वो डायरेक्ट किया। तो वो काफ़ी अप्रिसिएशन मिला उसमें, काफ़ी अच्छा रहा। फिर टेलीविज़न से थोड़ा मेरा मन भर गया था, तो टेलीविज़न थोड़ा कम करना शुरू कर दिया। फिर फिल्म्स का चल रहा है, अभी जैसे 2-3 फिल्में हैं लाइटम पे, लेट्स सी, टाइम तो लगता ही है चीज़ों में, कैसे शुरू होंगी कैसे होंगे, तो वो सब चल रहा है। सर जितना तक मैंने देखा, उल्लू ऐप पे आपकी जब वेब सीरीज रिलीज हुई मोना होम डिलीवरी, दैट वाज द बिगेस्ट वेब सीरीज ऑफ उल्लू ऐप। यस, फॉर एनीथिंग दैट टाइम। तो यस, मतलब इतने सारे एक्टर्स एक साथ एक सीरीज में लाना बहुत बड़ी बात थी। तो कंगना शर्मा, क्योंकि वो जो मेरे प्रोड्यूसर जो हैं दोस्त ही हैं, राइटर भी, तो उन्होंने कहा ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मेरे को ब्रिलियंट लगा, मतलब ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट था। मैं कहा ये करते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें शुरू हुई उसकी। सर आप यहाँ आए तो मेन रोड ब्लॉक्स क्या थे इंडस्ट्री में, टू मेंटेन आपका जो पैशन मेंटेन करने में क्या रोड ब्लॉक्स आए सर? कहाँ पे आपको रिजेक्शंस मिले? हु वर दोज हु एक्सेप्टेड यू? बहुत सारे रिजेक्शन, मतलब आप इंडस्ट्री में आते हो तो रिजेक्शन आप माइंड मेकअप करके आओ कि रिजेक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, और हर जगह मिलेंगे। जब तक आप एक अपना नाम, अपना एक मुकाम नहीं हासिल करते, रिजेक्शन मिलते ही चले जाते हैं। तो मैं भी इंडस्ट्री में आया था, तो बहुत सारे जहाँ जाते थे, हाँ तेरे को देंगे काम, पर काम कोई नहीं देता था। सर सुबह घर से निकलना तैयार होके, हाँ जी सर कुछ काम, कोई भी नहीं खड़ा करता था। चीज़ें चलती रही। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना रवि राय साहब का, वहाँ से फोकस और क्लियर हुआ कि अभी बड़ा डायरेक्टर बनना है लाइफ में, सिर्फ यही फोकस है। तो हमने ना कभी पैसा देखा, ना कभी टाइम देखा कि कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। वो 4 साल जो ज़िंदगी के थे, मैं 3-4 घंटे से ज़्यादा कभी सोया ही नहीं, वो 4 साल लगातार। तो पर फिर भी जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो सब देखते थे हाँ टैलेंटेड है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इससे पहले डायरेक्ट क्या किया है, कुछ नहीं। अब पहला कोई शो देगा, कुछ करेगा तो डायरेक्ट करेगा ना इंसान। तो सब रिजेक्शन। फिर हेमंत सेठ जो दिला के मानता नहीं शुरू हुआ, फिर एड्स की काफ़ी, न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी एड्स की, फिर चीज़ें चलो वहाँ से स्ट्रीमलाइन हो गई। सर आपने जब ठान लिया कि डायरेक्टर फिल्म मेकर बनना है, तो आप हरियाणा से यहाँ आने से पहले आपने कुछ सीखा था, स्टडीज़ किए थे अबाउट इट, क्या था? नहीं, मतलब वो उसमें ये था कि एक्टिंग का भी शौक होता था, क्योंकि कॉलेज टाइम में प्लेस काफ़ी, और बेस्ट एक्टर वेक्टर के अवार्ड ये वो सब भी मिले थे। तो वहीं से डायरेक्शन का कीड़ा आ गया था, क्योंकि मैंने प्ले डायरेक्ट करने शुरू कर दी थी कॉलेज में। तो कॉलेज में काफ़ी सारे शील्ड्स लेके आया था मैं, तो कॉलेज में बड़ा फेमस हो गया था कि, तो वहाँ से मतलब मैं डायरेक्ट करने सिर्फ पत्थरों से करता, पत्थर रख के ना, कि यहाँ से ये मूवमेंट यहाँ होगी, ऐसे करता था। अगर थिएटर में है प्लेस तो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से कैसा लगेगा, तो ऐसे शुरू किया था डायरेक्ट करना चीज़ें। फिर यहाँ आए थे, जब असिस्ट करना शुरू किया, तो प्रैक्टिकलिटी बहुत कमाल होती है लाइफ में। जब प्रैक्टिकल इंसान सीखता है ना, तो हर चीज़ बड़ी आसान लगनी शुरू हो जाती है। वही आज जैसे बहुत सारे लोग हैं मास कम्युनिकेशन का या कहीं से सीख के आते हैं,
पर हम मेरे यहाँ असिस्टेंट लगते हैं तो 0 से शुरू होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी यही है। वो जो सीखे हैं थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, उससे आप सिर्फ थ्योरी एक लहजा सीख सकते हो चीज़ों का, पर काम यही करने से ही समझ आएगा चीज़ें। आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो टीवी है और OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं। करेक्ट है। तो OTT प्लेटफॉर्म में आता है नेटफ्लिक्स, अमेजोन, काफ़ी यस। तो आपको क्या लगता है कि टीवी का जो दर्जा है, क्योंकि टीवी इज बिगेस्ट, यस, अलग रीच है 100%। तो ये OTT प्लेटफॉर्म आने की वजह से कुछ इफेक्ट हो सकता है? बहुत सारा इफेक्ट हुआ है टेलीविज़न को, बहुत सारा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि टेलीविज़न एक ऐसा मीडिया होता था एक टाइम पे, जो लोग घर पे खाना बनाते हुए, या औरतें ही टेलीविज़न ज़्यादा चलाती थी, बल्कि आज भी औरतें ही चलाती हैं टेलीविज़न। तो आज भी देख, मतलब हम अगर मेट्रोज़ को या बड़े उसको छोड़ दें तो आई थिंक गांव में तो फिर भी टेलीविज़न चल ही रहा है ज़्यादा, लेकिन OTT के आने से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि वो मोबाइल पे आज का जैसे OTT पे आज कोई लिमिट नहीं है दिखाने की, या मतलब हम एक्सपोज की या चीज़ों की। तो आज यूथ देखना चाहता है कि कुछ ऐसा नंगा पुंगा हो या कुछ एक्सपोज चीज़ें हो, तो देख लेते हैं वो, इसलिए टेलीविज़न थोड़ा कम हुआ है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि टेलीविज़न को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ा है ऐसा नहीं है, बट चल रहा है। जैसे अभी एक शो आता है अनुपमा स्टार प्लस पे, दैट इज़ द हाईएस्ट TRP आई थिंक, मतलब 3.2 समथिंग, और 3.2 इज़ अ वेरी हाई TRP। तो बहुत अच्छा शो चल रहा है। अगर टेलीविज़न पे अच्छा शो हो, अच्छा कंटेंट हो, तो चलता है, आज भी चल रहा है वो। सर, आपने DD नेशनल पे जो एक चैनल है इंडिया में, उसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रीच ऑफ DD नेशनल आज भी। करेक्ट। आपने उस पे सीरियल डायरेक्ट किया था, बिल्कुल। उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए सर। DD नेशनल में सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या होता था कि वहाँ आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आप एज ए डायरेक्टर इंडिपेंडेंट अपना पूरा व्यू दे सकते हो। आज हम प्राइवेट चैनल का कोई भी शो करते हैं आज की डेट में, अब पिछले कुछ 10-15 साल में, तो अब यहाँ सो कॉल्ड क्रिएटिव्स आ गए हैं, सो कॉल्ड EPs, और वो अपना व्यू देते हैं, जिससे डायरेक्टर अपना व्यू पीछे रख देता है, उनका व्यू लेके चलता है। DD नेशनल में ऐसा नहीं है। उसमें आपको जो चाहिए आप वही डायरेक्ट कर सकते हो, वही आप दिखा सकते हो, उस सब चीज़ों को, और अच्छा कंटेंट हो तो लोग 100% DD नेशनल पे। आज मैंने जितने भी शोज़ किए हैं, एक कल्पना करके शो किया था मैंने, परीक्षित सानी साहब प्रोड्यूसर थे उसके, तो उसको बेस्ट शो का अवार्ड मिला था ऑल ओवर इंडिया के उसमें। तो क्योंकि उसमें हमारा विजन था, एज ए डायरेक्टर विजन था। प्राइवेट चैनल के शोज़ में डायरेक्टर का विजन थोड़ा सा कम हो गया, और बाकी लोगों का विजन ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए। सर, ऐसी कुछ बातें जो हम नहीं जानते आपके बारे में? देखो, पहली बात तो अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो बहुत पैशन चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। अगर हम नॉर्मल लाइफ में कहीं भी काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में या कोई बिज़नेस में, या तो वहाँ का जितना भी हम ज़िंदगी में उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो उससे 100% ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो इतना पैशन चाहिए आपको, वो नहीं देखना कि मैं ये नहीं कर सकता। हम जब आए थे तो हमने दुनिया की हर चीज़ की थी। हमने कभी ये नहीं देखा था कि अगर बॉस के लिए चाय भी बना के देनी तो बनाई है, क्यों कभी ये नहीं सोचा कि वो तो स्पॉट बॉय का काम है। नहीं, हम सिर्फ पैशन से अच्छा काम करना है वो किया है। और अगर किसी यूथ को या किसी को इंडस्ट्री में आना भी है, व्हाटएवर द टेक्नीशियन और द एक्टर और एनीथिंग, तो सबसे पहले तो ये सोच के आना कि यहाँ पैशन चाहिए, और यहाँ रिजेक्शन मिलते हैं, हर हालत में मिलते हैं। अगर आप 2, 4, 5, 10 रिजेक्शन से आपको दिल को लगेगा तो ख़त्म है, फिर आप नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ ईगो को दुनिया की उस खड्डे में फेंक के आना है। ईगो यहाँ नहीं चलेगी, आप दुनिया के कोई भी आदमी हो, यहाँ सिर्फ पैशन चलता है। दैट्स माई दिस थिंग। बाकी आपको आप सब जो भी हो, आपको काम करना है, पैशन से काम करना है। इंडस्ट्री में काम करना है तो बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए, बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सो दिस वाज संजीव चड्ढा विद अस। उनकी नई वेब सीरीज़ आने वाली है, उन्होंने उनके बारे में बात किया, द मिराज। जैसी वो रिलीज़ होगी हम वापस आएंगे संजीव जी के पास में, एंड वी विल हैव वन मोर इंटरव्यू विद हिम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द इंटरव्यू. Don't forget to like, subscribe, comment and share. Thank you.